साक्षी जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले तो मैं आपको दाद देना चाहता हूँ इस बात की कि आप काफ़ी बहादुर हैं। किताब लिखना जबकि आप सरकारी नौकरी में हैं, रेलवेज में हैं, और वो भी अपनी बात खुलकर रखना कि आप प्रोटेस्ट क्यों किए, आप रास्ते पर क्यों आए, और ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो आपने आरोप लगाए हैं, कहाँ से हिम्मत मिली? एक्चुअली सर, जैसे आपने बुक में भी पढ़ा होगा तो 2012 में जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ उसके बाद मैं तो चुप रही। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इस किताब में in this book Sakshi Malik writes about an incident in 2012 Yes. Asian Junior Championship in Almaty where she claims Brijbhushan Saran Singh, former BJP MP and Wrestling Federation chief, molested her. तो आप उस बात पर बिल्कुल अमल है? बिल्कुल सर। कि वो घटना हुई थी, उन्होंने आपको अपने कमरे में लाया था एंड ही मॉलेस्टेड यू। यस जी। सवाल ये उठता है कि आपने जैसे किताब में लिखा है, ये घटना 2012 में होती है। इन अलमाटी एट एशियन जूनियर चैंपियनशिप यू आर मॉलेस्टेड, लेकिन ओनली इन 2023 आप ये बात दुनिया के सामने रखते हैं। पहले तो प्रोटेस्ट करते हैं एंड देन यू गो टू कोर्ट एंड टेस्टिफाई। 11 साल आप चुप क्यों रही? बिल्कुल सर, 2012 में एशियन चैम्पियनशिप में मेरे साथ घटना हुई और उसके बाद जो है ये 11 साल जो है वो निकालने बहुत मुश्किल थे। लेकिन मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ। जैसे जब 2010-11 में जब ब्रिजभूषण आए थे तो उसके कुछ महीने से ही पता चलना शुरू हो गया था सीनियर्स से, लड़कियों से, कि ये हैरेसमेंट करता है या इंटेंशन अच्छी नहीं है। तो फिर वो मन में फियर हो गया था। तो फिर सडन मेरे साथ ये घटना हुई। उसने मतलब सारी चीज़ डिटेल में मेंशन भी है, मुझे लालच देने की भी कोशिश की, मेरे घर मम्मी को भी कॉल्स करता था कि बात करवा दो, ये सारी चीज़ थी। लेकिन मैंने तो बिग नो बोला, मेरे तरफ से रेड फ्लैग था, क्योंकि मुझे ऐसा कोई लालच नहीं चाहिए था। और जैसे तैसे करके मैं वहाँ से निकली। और उसके बाद साल इतने इसलिए लग गए सर क्योंकि एक तो बहुत पावरफुल आदमी है और ऊपर से हम सुनते थे, आ रहे थे कि भाई एमपी है और जो बेटे के साथ उसका इंसिडेंट हुआ है या क्रिमिनल भी है, इतने सारे केसेस भी हैं। तो मतलब हमेशा से यूँ एक डर था कि नहीं, अगर आवाज़ उठाई तो मेरा रेसलिंग करियर ख़त्म कर देंगे, और कर भी देते सर। नहीं, उन्होंने आपको कहा कि अगर आप मेरे खिलाफ आवाज उठाएंगी आपका रेसलिंग करियर खत्म कर देंगी, या ये डर था मन में? खौफ डर था मन में, ये मन में डर था और ये खौफ था कि अगर मैंने आवाज़ उठाई तो मेरे को आगे रेसलिंग ही नहीं करनी दी जाएगी, मेरे मतलब वहीं बंद कर दिया जाएगा। और मेरे पास रेसलिंग के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। मतलब जिस चीज़ से मैं इतना प्यार करती हूँ, जिस स्पोर्ट से मैं इतना प्यार करती हूँ, और मेरा सपना था ओलंपिक्स तक पहुँचना, अगर मैं 12 में ही आवाज़ उठा देती तो मैं नहीं पहुँच पाती। आज मैं आपके सामने एक ओलंपिक मेडलिस्ट नहीं बैठी होती। आप कह रहे हैं तभी 2012 में ही वो आपका करियर खत्म कर देते अगर आप उनके खिलाफ बोलते। और केवल साक्षी मलिक नहीं, आप कह रहे हैं अन्य ऐसे रेसलर्स कई हैं जिनके खिलाफ इसी तरह से उन्होंने कोशिश की और जिनको चुप रहना पड़ा। बिल्कुल, बहुत सारी अभी भी हैं। हमने प्रोटेस्ट किया, मेरे पास बहुत सारे मैसेज भी आए, यूपी के लड़कियों के मैसेज आए मेरे पास कि जैसे ही प्रोटेस्ट किया तो बोले बहुत अच्छा किया साक्षी। विनेश के पास मैसेज आए, बहुत बढ़िया, वेल डन, इतनी हिम्मत कहाँ से आई, हम आपके साथ हैं। सडनली 2-3 दिन बाद वो मैसेज ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है व्हाट्सएप पे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जिन लड़कियों के साथ उसने हैरेसमेंट किया हुआ था ना, उनके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई थी कि आप इस चीज़ में मत पड़ना वरना इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। तो अगर डर नहीं होता ना उसका तो मैं आपको दिखाती सर, बहुत सारी लड़कियां और प्रोटेस्ट पे आती। नहीं, मैं इसलिए ये सवाल साक्षी जी पूछ रहा हूँ क्योंकि कई जो खास करके ब्रिजभूषण शरण सिंह के समर्थक है वो कहते हैं ये पूरा राजनीति से प्रेरित था। ये पहलवान जो विमेन रेसलर्स है इनको कांग्रेस ने आगे किया, मुझे बदनाम करने के लिए पूरा पॉलिटिक्स था। दिस वाज पॉलिटिक्स। नहीं, इसके बारे में बताती हूँ। ये जो है, अगर ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर ये प्रोटेस्ट होता तो मैं आपको बता दूं, बीजेपी के 2 हरियाणा के लीडर्स ने हमको प्रोटेस्ट की परमिशन दिलवाई थी, बबीता फोगाट एंड तीरथ राणा। दोनों बीजेपी के लीडर्स हैं। बबीता ने तो चुनाव भी लड़ा था हरियाणा से एमएलए का, तो उसने अप्रोच किया था
क्योंकि उसके मन में लालच था कि ब्रिजभूषण की जगह मैं बैठ जाऊं। आप एक बड़ी बात कह रही है जो किताब में भी है, बबीता फोगाट। बिल्कुल सर, ये सच्चाई है। Wrestler and BJP leader was the one who encouraged you Yes. to start the protest. यस No Congress leader, but Babita Fogat encouraged you. यस, उसने मीटिंग बुलाई, उसने सारे रेसलर्स को बुलाया। ये नहीं है कि हम उसके इन्फ्लुएंस से हुए, ठीक है उसने बुलाया, लेकिन फेडरेशन में जो होता था ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का, ये तो होता ही था। लेकिन हमें यूं था कि ठीक है अगर बबीता बनेगी, या क्योंकि उसके मन में था ये, हमें भी लगा कि चलो बेटर तो होगा, कोई वुमेन एंट्री करेगी, अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन भी है, समझे भी। लेकिन हमें नहीं पता था कि वो इतना बड़ा गेम कर जाएगी हमारे साथ। हमें तो यूं था कि हमारे साथ प्रोटेस्ट में बैठेगी और एज अ रेसलर आवाज उठाएगी कि मेरे दौरान भी ये सारी चीजें हुई थी, जब मैं रेसलर थी तो मेरे दौरान भी ये सारी चीजें मेरे को सुनने में दिखने में मिलती थी। तो सबसे पहला ये पॉइंट तो यहीं खत्म हो गया कि कांग्रेस से इन्फ्लुएंस था ये प्रोटेस्ट, क्योंकि कांग्रेस से होता तो फिर कोई और ही इसके पीछे होता प्रोटेस्ट के। दूसरा, और भी बहुत ब्रिजभूषण ने एलिगेशंस लगाए हैं, लाइक कि ये खत्म हो चुके हैं, ये तो हरियाणा वर्सेस यूपी कर रहे हैं, तो बहुत सारे। लेकिन एक तो विनेश ने प्रूव कर दिया, ओलंपिक्स तक गई, खत्म होती तो ओलंपिक्स तक कौन जाने देता उसको। ट्रायल्स में जीती, नेशनल चैंपियन बनी, एशिया में जाके उसने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया, फिर वो ओलंपिक्स में गई, ओलंपिक्स में उसने ऐसी लड़की को हराया जो आज तक अनबीटेबल थी। तो ये तो भूल ही जाओ कि हम लोग खत्म हो चुके थे, इसलिए हमने प्रोटेस्ट किया। आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया क्योंकि आपको लगा कि एक मौका है रेसलिंग फेडरेशन चीफ को बदलने का। बिल्कुल सर, हमने बबीता की बात को एग्री किया, हाँ बहुत अच्छी बात है, और हम इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाना भी चाहते हैं। और एक चीज़ और है, जैसे शुरुआत में ही नहीं है कि हम जाके प्रोटेस्ट पे बैठ गए थे। 21 दिसंबर 2023 को जब हमारी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी विनेश ने ये चीज़ मेंशन की थी, हम आके तुरंत प्रोटेस्ट पे नहीं बैठे थे कि आ गए और सिर्फ प्रोटेस्ट कर लिया, सोची समझी साजिश थी, इस पार्टी ने इन्फ्लुएंस कर दिया, ये हमारे मन में था। नहीं, विनेश ने एचएम सर को जाके अपनी बात बताई थी, होम मिनिस्टर अमित शाह को बात बताई थी। हाँ, एचएम सर को, और बजरंग और विनेश मिले थे, तो विनेश ने चीज मेंशन भी की होगी, विनेश ने की थी ये, विनेश की सारी बातें, हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख ली 21 दिसंबर 2023 की, तो विनेश ने बताया था कि मैं पहले जाके प्रॉब्लम बता चुकी थी कि फेडरेशन में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है, सर हमारी हेल्प कीजिए। तो सर ने बोला ठीक है हम हेल्प करते हैं, लेकिन शायद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया होगा। तो विनेश ने बताया कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मेरे पास कि हम फेडरेशन को ठीक करने वाले हैं। इसीलिए फिर हमने सोचा कि एक यही रास्ता है, प्रोटेस्ट का रास्ता है, जो हमारी आवाज़ को पूरे देश में पहुंचा सकता है और हमारी फेडरेशन को क्लीन कर सकता है। मैंने ये देखा है कि इस किताब में भी लिखा है, कई लोगों ने आपको कई आश्वासन दिए लेकिन लेट डाउन किया। आप कई नाम लेती हैं, उसमें स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, उन्होंने भी आपको कई प्रॉमिसेस किए, और मैरी कॉम जो आपके लिए आइडल आप कहती हैं, बिल्कुल सर, पीटी उषा जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की चीफ थी, अमित शाह जो देश के गृह मंत्री है, सबने आपको प्रॉमिस किया, आश्वासन किया, नहीं नहीं आपकी बात हम सुनेंगे, कुछ करेंगे। किसी ने कुछ नहीं किया। डिड यू फील लेट डाउन कि इतने लोगों ने आपको आश्वासन दिया बट यू फेल्ट लेट डाउन? सबसे पहली बात तो बताना चाहूंगी सर, कोई समझे ना समझे, लेकिन एक फीमेल एथलीट का दर्द फीमेल एथलीट इजीली समझ सकती है। जब एड ऑफ कमेटी बनाई गई, एड ऑफ कमेटी में जब लड़कियां बयान दे रही थी और जब मैं बोल रही थी, तो मैरी कॉम जी पूरा हमारे सपोर्ट में थी, पूरा भावुक थी कि ओ माय गॉड मैं पूरी हेल्प करूंगी, आपके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ भी, मेरी भी सिमिलर सी स्टोरी है। ये मैं उनके वर्ड्स बता रही हूँ सर। और जो एक फीमेल जज थी वहाँ बीच में थी एड ऑफ कमेटी के, और एक दो और कमेटी के मेंबर्स थे वो रोए हैं, छोटी छोटी बच्चियों की स्टोरी सुन के रोए हैं कि आप चिंता मत करो, क्योंकि हमारे पास तो वही चाह रहा था कि एड ऑफ कमेटी बना दी, वहाँ जाके लड़कियाँ, हम सब ने वहाँ जाके अपनी स्टोरीज बताई, बयान दिए, और वो सब इमोशनल हो गए, और हमें वहाँ से भी बहुत अच्छा ऐसे सेटिस्फैक्टरी जवाब मिला कि सब कुछ नीट एंड क्लीन हो जाएगा, आप रो मत, और सब भावुक थे वहाँ पे। लेकिन नतीजा क्या मिलता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, कुछ भी नहीं, मजबूरन दोबारा प्रोटेस्ट करना पड़ा। पहले प्रोटेस्ट पे तो बबीता ने अपने लालच के लिए बिठा दिया, खुद बैठी नहीं। अगर पहलवान थी, सब कुछ पता था, सब कुछ देखा हुआ था, ब्रिजभूषण के बारे में सब पता था, तो क्यों नहीं बैठी हमारे साथ प्रोटेस्ट पे, हमारे साथ बैठ के आवाज उठाती। लेकिन नहीं, बैक ऑफ द स्टेज उसको रूल करना था पूरा प्रोटेस्ट, और
नतीजा क्या निकला, हमारा यूज हुआ सिर्फ। You were used. You claim that पहले आपका प्रोटेस्ट में हम यूज्ड थे। आपका इस्तेमाल किया गया, और आखिर में वो सीन है जब आपको रास्ते पे ड्रैग कर देते हैं, पुलिस वहां से निकालते हैं, तब कभी क्या मन में गुजर रहा था कि आप ओलंपिक मेडलिस्ट है, पुलिस आपको उस तरह से खींच कर लेकर जा रही है? मैं तो सर थोड़ा सा इस तरीके की लड़की हूँ, मैं थोड़ा आर्ग्यूमेंट करने में से भी डरती हूँ। मैं मतलब एग्रेसिव नहीं हूँ, मैं किसी से झगड़ा नहीं करती या जो भी है। तो सडन वो सारी चीज़ें हुई ना। हाँ, प्रोटेस्ट पे खूब मन में मोटिवेशन था, खूब जोश था कि नहीं, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं हम, एक गलत के खिलाफ आवाज़ लड़ रहे हैं हम। तो पूरा मन में पूरा वो था। लेकिन वो जिस दिन हुआ ना, उस दिन तो मतलब अनबिलीवेबल था कि एक ओलंपिक मेडलिस्ट, मैं नहीं, बजरंग, विनेश और संगीता, सत्यव्रत, सबको कितने बुरी तरीके से उन्होंने मतलब घसीट के बसों में डाला। जबकि हम कोई किसी को मार नहीं रहे थे, हम कोई वायलेंस नहीं कर रहे थे, हम तो सिर्फ ये कह रहे थे कि हम चुपचाप वॉक करेंगे। और गुस्सा था, दुख था, क्या था उस समय जब आपको ड्रैग आउट किया गया था? आपके मन में क्या चल रहा था? ज्यादा था, गुस्सा भी था, आप मिक्स मान लो। दुख इतना था कि मतलब इतना भी हो सकता है, मतलब कि मतलब लिटरली कैसे घसीटा जा रहा है। उस दिन की अगर आप मेरी हालत देख ले तो यहाँ से स्क्रैचेस, क्योंकि पुलिस वाली जो पुलिस कांस्टेबल्स थी वो इतनी बुरी तरीके से हमें खींच रही थी। साक्षी, इस पूरे प्रोटेस्ट के बाद एक तरह से आप लोग नेशनल फिगर्स बन गए। आप वैसे ही नेशनल फिगर्स थे, स्पोर्ट्स पर्सन। अब आप नेशनल फिगर्स बन गई एंटी एस्टैब्लिशमेंट, सरकार के खिलाफ एक तरह से, जिसमें विनेश फोगाट का, सरकार के खिलाफ नहीं, मैं ये चीज थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगी, रेसलिंग फेडरेशन के खिलाफ। सिर्फ हमारी जो लड़ाई थी वो एक आदमी के खिलाफ थी, ब्रिजभूषण के खिलाफ थी। नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ नहीं थी, वो हम हमेशा से भाजपा के खिलाफ नहीं थी, वो हम हमेशा से बोलते हैं। मैं आज भी बोल रही हूँ, मैंने पहले भी बोला है, मेरी लड़ाई, हमारी लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से या किसी सरकार से या प्राइम मिनिस्टर सर से या एचएम सर से कभी नहीं थी। हमारी लड़ाई सिर्फ एक पर्टिकुलर आदमी से थी, ब्रिजभूषण से थी, कि उसको हटाया जाए। और हमें कुछ नहीं लेकिन चाहिए। जिस तरह से नैरेटिव बना, और खास करके जब विनेश ने अब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, तो फिर ये बात और भी निकली कि विनेश फोगाट जो है अब कांग्रेस की टिकट पे लड़ रही है। दीपेंद्र हुड्डा और हुड्डा परिवार उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, कांग्रेस उनको हरियाणा चुनाव में इस्तेमाल कर रही है। किस तरह से देखती है? क्या विनेश फोगाट ने, आपको लगता है, सही निर्णय लिया? पॉलिटिक्स ज्वाइन करके पहला चुनाव जीत भी गई है। देखो, वो लाइफ बहुत लंबी है और स्पोर्ट्स लाइफ बिल्कुल इतनी सी है। लाइफ इतनी है तो स्पोर्ट्स लाइफ बिल्कुल इतनी सी है। तो बजरंग और विनेश ने अगर ये डिसीजन लिया तो उनका निजी फैसला है, तो मैं उनको बधाई देना चाहूँगी। अभी तो वो जीत भी गई है और उनको ये लगा, उन्होंने अपने बयान में भी बोला, और कि शायद 40 दिन तक हम रोड पे थे, अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो शायद सत्ता में जा करके हमारी कोई बात सुन ले। तो वो उनका डिसीजन था सर, वो उनका था। जो उनका डिसीजन है, आप उसका समर्थन करती हैं? मैं ना समर्थन करती हूँ ना कुछ करती हूँ, वो उनका फैसला था। लेकिन मेरा फैसला ये है कि मैं आज भी डट के खड़ी हूँ और मेरी लड़ाई जो है, जो इससे डे फर्स्ट से लेके टिल नाउ तक लड़ाई मेरी जारी है। कोर्ट में केस चल रहा है, मैं आज भी उस बात पे स्टैंड करती हूँ, मैं हमेशा उस बात पे स्टैंड कर रही रहूंगी। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे ये भी पता चला है कि आपको भी टिकट ऑफर की गई थी। ये भी कहा गया था कि कांग्रेस ने आपको मथुरा से टिकट ऑफर की थी। ये सही है ना? हाँ, लोकसभा चुनाव के पहले कि साक्षी मलिक, आप लड़िए हेमा मालिनी के खिलाफ मथुरा से। हाँ, आया था सर ऑफर, लेकिन That is true. यस, पर ऐसा मेरा कोई मन नहीं था, ना ही मेरा मन अभी है कि मैं पॉलिटिकल हूँ या पॉलिटिक्स में जाऊँ। आगे की बहुत लाइफ है, वो देख लेंगे, क्योंकि लाइफ का कुछ नहीं पता, अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन मेरा अभी तक मन नहीं है कि मैं पॉलिटिकल, कभी नहीं सोचा कि ये मथुरा से लड़ लेते हेमा मालिनी के खिलाफ? सोचिए, साक्षी मलिक बनाम हेमा मालिनी चुनाव होता। नहीं। लेकिन एक सवाल इसमें उठता है कि इस किताब में भी आप लिखती हैं कि आपके रेसलर्स में भी एक डिवाइड हो गई, इवन विद विनेश एंड बजरंग, व्हेन दे सॉट एग्जेम्पशन फ्रॉम ट्रायल्स। जब विनेश और बजरंग ने कहा हमको ट्रायल से एग्जेम्पशन चाहिए फॉर एशियन गेम्स, और आपको लगा दैट वाज रॉन्ग, आपने नहीं करना चाहिए था, सरकार के या रेसलिंग फेडरेशन के सामने बिल्कुल झुकना नहीं चाहिए, वी शुड नेवर हैव आस्क्ड फॉर एनी एग्जेम्पशन। इज देयर अ डिवाइड नाउ? साक्षी एक तरफ, विनेश और बजरंग दूसरी तरफ? नहीं सर, मैं बता दूं कि बजरंग और विनेश ने कभी अप्रोच नहीं किया कि उनको एशियन गेम्स भेजा जाए। ये ऑफर आगे से आया था।
रेसलिंग फेडरेशन से, ये मिनिस्ट्री से, जहाँ से भी आया था, ये ऑफर आगे से आया था। बजरंग विनेश ने खुद अप्रोच नहीं किया था कि हमें डायरेक्ट एशियन गेम्स में भेजो। तो ये रूल था कि लेटेस्ट जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, उनको डायरेक्टली भेजा जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन मुझे नहीं जाना था क्योंकि ब्रिजभूषण चिल्ला चिल्ला कर ये बोल रहा था कि ये तो डायरेक्ट जाना चाहते हैं, तो बच्चों का हक मार रहे हैं। तो मैंने अपना बयान क्लियर कर दिया, देखो मुझे नहीं जाना डायरेक्ट, मैं अपनी लड़ाई पे हूँ, मुझे ब्रिजभूषण की बात सच्ची नहीं करनी है। डायरेक्ट मुझे जाके किसी भी बच्चे का हक नहीं मारना है। मेरी ट्रायल्स लोगे, मैं ट्रायल्स दूंगी, लेकिन ट्रायल्स हुई नहीं एशियन गेम्स की। जब मैं ये किताब पढ़ता हूँ मुझे पता चलता है बीइंग अ वुमन रेसलर, महिला रेसलर होना आसान नहीं है जी जो आपकी स्ट्रगल रही है। आपके पिताजी बस कंडक्टर थे, जी आपने बहुत मेहनत करके रोहतक से एक बड़ा नाम अपना कमाया। मैं देखता हूँ कि ट्रेन कंपार्टमेंट में आपको कभी कभी अनरिजर्व में बैठना पड़ता था, लास्ट मिनट ट्रेवल अकोमोडेशन होता था। लेकिन क्या आप मानती है, इज इट इजियर नाउ? अगर आज कोई महिला पहलवान बनना चाहे हरियाणा में या कहीं भी, आपके सफर में और उनके सफर में फर्क है? अब थोड़ा आसान हो गया? बिल्कुल सर, टाइम के हिसाब से फैसिलिटीज़ बढ़ी है, सुविधाएं बढ़ी हैं, इक्विपमेंट्स बढ़े हैं, और लोगों के पास पैसा भी है कि वो, जैसे जब मैं बहुत ही मध्य परिवार से हूँ, और जब मैंने रेसलिंग शुरू की थी तो यूँ भी नहीं है कि किसी फ्लाइट की टिकट बाय करके ही मैं चली जाऊँ किसी टूर्नामेंट में। ट्रेन में जाते थे, ट्रेन में आपको पता ही है रिजर्वेशन सीट कंफर्म के लिए कितना लंबा समय लगता है। टिकट तुरंत होती थी, तो पूरी रात टॉयलेट के, क्योंकि एरिया जो है वहाँ टॉयलेट के साथ में ही बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, वहाँ बैठे रहते थे। अगर एक सीट मिलती थी तो 24 घंटे का सफ़र, 30 घंटे का सफ़र बैठ के गुजार लेते थे। लेकिन अब नहीं है। अब जो है फैमिलीज़ के पास थोड़ा सा फाइनेंशियल वो ठीक है कि अपने बच्चों को वो ईजिली मतलब टूर्नामेंट में लेके जा सकते हैं। तो पहले के मुकाबले फ़र्क पड़ा है। फैसिलिटीज़ में मैं चाहूँगी कि और फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि ओलंपिक्स में अब की बार जब मैं कमेंट्री कर रही थी तो सब पूछ रहे थे कि आपको क्या लग रहा है, तो मेरा तो बिल्कुल दिल बोल रहा था कि डबल डिजिट में मेडल होंगे और 15 को टच कर सकते हैं हम, क्योंकि कितने तो हमारे फोर्थ रहे हैं। विनेश मेडल से रह गई, मन्नू भाकर, मीराबाई चानू, लक्ष्य सेन, कितने तो हमारे बिल्कुल फोर्थ पोजीशन पे रहे हैं। तो मुझे यूँ था कि डबल डिजिट तक पहुँच जाएंगे। आपने अभी विनेश का जिक्र किया, वो फाइनल में पहुंची थी और फिर डिस्क्वालीफाई होती है, और इस पर बड़ा विवाद खड़ा हुआ। कई लोग कहते हैं विनेश की गलती है, कुछ लोग कहते हैं फेडरेशन और डॉक्टर्स और सपोर्ट टीम की गलती है। किसकी गलती है? इसमें सर गलती नहीं कहना चाहूँगी मैं किसी की भी। एक्चुअली क्या होता है कि जो विनेश डिस्क्वालीफाई हुई, इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, कोई साजिश नहीं है जैसा मुझे लगता है। बिल्कुल, क्योंकि UWW के रूल्स है ना, वो 100 ग्राम तो बहुत ज़्यादा हो गया, इवन 10 ग्राम से भी अगर ज़्यादा हुआ तो वो बाहर हो जाएंगे। बहुत सारे एथलीट हुए हैं हमारे। मेरे अखाड़े की एक लड़की है, वो 200 वजन ग्राम से वो डिस्क्वालीफाई हुई थी। अगर जैसे विनेश का वजन 50 किलो है, अगर 50.010 लाइक 10 ग्राम भी अगर उसका मशीन पे होता तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाती। लेकिन इससे मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि उसने कोशिश नहीं की। मैं समझ सकती हूँ, मैंने विनेश के साथ इतने साल बिताए हैं, मैंने विनेश के साथ बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं। एक तो उसने अपना वजन 53 से रिस्क लेके 50 तक गया, क्योंकि 53 में तो वो ऑलरेडी अंतिम को कोटा मिल गया था और ब्रिजभूषण फेडरेशन चला रहा था। तो ट्रायल्स का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि वो विनेश की अंतिम की ट्रायल ले ले, जो जीत जाए उसको ओलंपिक्स में भेज दे, क्योंकि जो कोटा है वो प्लेयर नहीं लेके आता, वो इंडिया को मिलता है, लाइक किसी नाम को नहीं मिलता। अगर अंतिम क्वालिफाई करके आई थी 53 में, तो यूँ नहीं है कि अंतिम ही जाएगी ओलंपिक्स में। 53 बुक्ड है, आके आप ट्रायल्स ले सकते हो। तो विनेश ने रिस्क में 50 किलो पे वो गई, जिसकी वजह से वो ओवर डिहाइड्रेट हुई। वो 3 मैचेस खेली, थोड़ा बहुत उसने खाया, क्योंकि 3 मैचेस खेलने के लिए आपको पता है एनर्जी भी लगती है, और रेसलिंग तो इतना टफ स्पोर्ट है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है। तो उसने पूरी रात कोशिश की। मैं उसकी सिचुएशन को अपने मुंह से बयां भी नहीं कर सकती कि वो रात उसके लिए कितनी डिफिकल्ट रही होगी, कि उसने अपना हेयर तक कट कर लिया। आपने उसके बाल देखे होंगे। मैं तो उस दिन मतलब दिन में पता नहीं 10 बार रोई या 20 बार रोई, उसकी सिचुएशन देख करके, समझ करके, क्योंकि एक रेसलर ही रेसलर की अच्छी तरीके से समझ सकता है। तो विनेश ने अपना बेस्ट पॉसिबल कोशिश की सर, लेकिन यूँ है कि इसको यूँ नहीं कह सकते कि साजिश हुई है। UWW के आगे कोई साजिश या कुछ मायने कोई चीज़
क्या आपको लगता है अभी भी ब्रजभूषण कंट्रोल कर रहे हैं रेसलिंग? बिल्कुल सर, अभी भी कर रहे हैं? बिल्कुल सर। आप मुझे आज कह रही हैं कि अभी भी ब्रजभूषण रेसलिंग फेडरेशन को कंट्रोल कर रहे हैं इतने, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उनको कोई राजनीतिक प्रोटेक्शन है? आपने कहा कि आपने बहुत कोशिश की लेकिन इसके बावजूद वो हटे नहीं है, आप कह रही है अभी भी कंट्रोल कर रहे हैं। कौन उनको समर्थन दे रहा है? आई डोंट नो सर कौन समर्थन दे रहा है, लेकिन लेटेस्ट जो ट्रायल्स हुई हैं, आई थिंक किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाने के लिए नाम बदल करके ट्रायल्स करा रहे हैं, क्योंकि आईओए ने तो मान्यता दी ही नहीं हुई ना उनको। बट फिर भी वो हेड कंट्रोल ऑफ कर रहे हैं। कमेटी है, फिर भी कंट्रोल कर रहे हैं। संजय सिंह इज जस्ट अ फेस। संजय सिंह इज ओनली द फेस हाँ एज द रेसलिंग हाँ, फेडरेशन, लेकिन जो सब चल रहा है वो कंट्रोल्ड बाय ब्रिजभूषण। ब्रजभूषण शरण सिंह। बिल्कुल सर। आपने इस किताब में लिखा है आवाज केवल आपने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नहीं उठाई, यू ऑल्सो टुक ऑन योर ओन फैमिली पेरेंट। जब आप सत्यव्रत, हस्बैंड सत्यव्रत इज ऑल्सो अ चैंपियन रेसलर, और आपका जब परिवार उसके खिलाफ था आपने उनके खिलाफ भी आवाज उठाई। आप हैं लड़ाकू, हाँ, यू आर अ रेसलर हु पता टुक नहीं ऑन सर, द फैमिली ऑल्सो। गलत के खिलाफ कहाँ से हिम्मत आ जाती है आवाज उठाने की। वैसे तो अगर मतलब अपने मुंह से तो क्या बोलूं, वैसे अगर आप बात देखोगे या किसी से बातचीत करोगे तो मेरा ऐसा कोई लड़ाकू नेचर है नहीं। आपने अपने पेरेंट्स के खिलाफ कहा मैं इस लड़के के साथ ही शादी करूंगी। जी, तो एक्चुअली वो हुआ था कि हमारी बातचीत 2014 शुरुआत 13 से हम बातचीत करते थे। हम सेम स्कूल में पढ़े 8th स्टैंडर्ड से, मैं और सत्यव्रत, तो हम जानते थे एक दूसरे को, हम सेम सिटी से हैं, सेम स्कूल से हैं। तो चाइल्डहुड रोमांस नहीं, जब नहीं था सर, रोमांस धीरे धीरे हुआ है। नहीं, मतलब यूं था कि रेसलिंग करता है, पहलवान है, वो मुझे जानते थे, तो लेकिन एक पता नहीं चल जाता कि हाँ पहलवान है मेरे स्कूल में, या वो मुझे जानते थे कि हाँ मेरे स्कूल में एक लड़की पहलवान है। तो इस टाइम पे ऐसा कोई नहीं था, टोटल फोकस रेसलिंग पे था। लेकिन जब मैंने 2014 में अपनी फैमिली को ये बात बताई तो वो एग्री हो गए कि ठीक है, लाइक अच्छी बात है। मैंने बोला कि ऐसे ऐसे, और मैं बातचीत करती हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो आप देख लेना। मैंने अपनी बात क्लियर रखी थी, तो वो बहुत एग्री हुए अच्छे से। उनको वो सत्यव्रत से मिले भी, उनके साथ लंच भी किया। मेरे भाई की शादी में जो 15 में हुई थी, मम्मी ने खुद बुलाया कि आ जाओ बेटा, भाई साक्षी के भाई की शादी है। तो सब कुछ स्मूथ चल रहा था। लेकिन जब वो सडन मना करते हैं तो फिर क्या ही बात। फिर मुझे था नहीं, अगर आपने कमिटमेंट की है तो अपनी कमिटमेंट से आप पीछे नहीं हट सकते हो। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि मैं अभी हरियाणा गया था और अखाड़ा में मैंने देखा महिला रेसलर्स पुरुष से अच्छा रेसलिंग कर रही है जी। ये भी एक रेवोल्यूशन है, एक क्रांति है। जब आपने शुरू किया होगा 15-20 साल पहले, कभी सोचा था कि इतने विमेन रेसलर्स आएंगे? क्या आपको उम्मीद है वी विल गेट ओलंपिक गोल्ड इन विमेन रेसलिंग सून? बिल्कुल सर, वो तो अब की बारी पूरा हो जाता, पर क्या ही करें, विनेश की किस्मत का 3 ओलंपिक से लगातार उसके साथ थोड़ा सा अनलकी रहा है। लेकिन जब मैंने रेसलिंग शुरू की थी तो हम 3 से 4 लड़कियां थी, और मैंने ऐसा कोई रेसलिंग शुरू नहीं की थी कि मुझे पता था ओलंपिक्स तक जाना है या एशियन गेम्स क्या होता है। मैंने शुरू किया था, मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, घर की फाइनेंशियल कंडीशन नॉर्मल थी, और किसी ने मुझे बताया था अगर आप ऐसे इंडिया में फर्स्ट आ जाओगे ना तो आपको हवाई जहाज में बैठ के दूसरे देश में जाने का मौका मिलेगा। तो ना तो मैं खुद खरीद सकती थी, ना पेरेंट्स खरीद सकते थे प्लेन की टिकट। तो यूँ सोचती थी प्लेन में बैठने वाले आदमी कैसे होते होंगे, कितने कैसे दिखते होंगे, मतलब उनके पास कितना पैसा होता होगा। तो वो चीज़ क्लिक कर गई, इंडिया में फर्स्ट आना है और एक हवाई जहाज में बैठ के देखना है कि एक्सपीरियंस कैसा होता है। और अब यंग लड़कियां कहती है साक्षी मलिक प्लेन में चली गई, उनको मेडल मिल गया, हमें भी मेडल चाहिए। तो बदलाव देखो ना तो सर, यही बदलाव है। हमने शुरू किया प्लेन में बैठना है, किसी ने शुरू किया था नौकरी मिल जाए, हम फाइनेंशियल थोड़ा ठीक हो जाए। लेकिन अब जो भी लड़की रेसलिंग शुरू करती है ना, वो सिर्फ ये सोचती है कि ओलंपिक्स तक जाना है, मेडल जीतना है। तो ये बदलाव बहुत मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मैंने बहुत सारी लड़कियों का, उनके पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज किया, हरियाणा में वो भी। और उसके साथ साथ आपने लड़कियों को हिम्मत दी है कि आवाज उठाइए। और ये किताब भी एक तरह से आप अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाना चाहती है। जी बिल्कुल ना? बिल्कुल सर, कि आप लड़की हो या कोई भी हो, अगर आपके खिलाफ कोई भी यौन शोषण हो, कोई भी मोलेस्टेशन हो, आवाज कुछ भी गलत हो आवाज उठाओ सर। तो आज की तारीख में अगर वही लड़की, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह आपके खिलाफ जो करता, जो अलमाटी में किया था, आप अब डरेंगी नहीं? डरो मत। नहीं सर, वो छोटी थी 2012। लेकिन अब आप लड़कियों को कह रही है डरो मत। रिजल्ट जो भी होगा एंड ऑफ द डे में अच्छा ही होगा। अगर आप सच्चे हो, अच्छे हो, आपकी इंटेंशन अच्छी है, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो,
तो आवाज उठाओ, एक ना एक दिन आपकी आवाज सुनी जाएगी और सॉल्यूशन भी होंगे। साक्षी मलिक, आपने अपनी आवाज उठाई है और उम्मीद करते हैं उस आवाज से कहीं ना कहीं एक नई क्रांति शुरू हो।